Okay. I hope everyone can hear me now. Uh, so, डॉक्टर शालिजा ने एक मैसेज भेजा आप सब लोगों के लिए और वो ये है कि तो आप लोगों ने अपना जो ग्रुपिंग है वो बनानी है फॉर द प्रोजेक्ट। आपने जो ग्रुप्स बनाने हैं मैं ये स्पेशली सी आर को बात कर रहा हूँ आप लोगों के सी आर एंड डी आर दोनों से बात कर रहा हूँ कि जो ग्रुपिंग है वो टोटल 10 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। एंड सिंस जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर है 49, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो ग्रुप्स हैं उसमें जो होगा जो स्टूडेंट्स होंगे 5 स्टूडेंट्स होंगे, बाकी एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। सो ये ग्रुपिंग बना के आपने डॉक्टर शरीजा को सेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज कि उस ग्रुप में आपने इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डे स्कॉलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट ने, क्योंकि चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको शायद आपको बाहर जाना पड़े या बाहर से वो चीज़ें लेके आनी पड़े, तो इसके लिए द आइडियल वंस आर द वंस जो कि डे स्कॉलर्स हैं। जो हॉस्टलाइट्स हैं वो हॉस्टल में रह के जो नेसेसरी पेपर वर्क है या फिर जो प्लानिंग है वो करेंगे। ओके, तो ये दिस इज द प्लान, ये प्लान बनाया गया। तो उम्मीद आप मुझे कब तक भेज दोगे, मुझे अब इस वक्त डेली बता दो कि कब तक आप मुझे नहीं डॉक्टर शरीजा तब तक भेजोगे बिकॉज शी इज वेटिंग फॉर द ग्रुप। तो ये आपने एज सुन एज पॉसिबल बना के भेजनी है डॉक्टर शरीजा को। और लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग चैप्टर। हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था एंड सिविलाइजेशन, हमने स्टार्ट किया था। सो और हाँ, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी ग्रुप चैट में राइट कर सकता है। और अगर समवन हैज एनी प्रॉब्लम विद द प्रीवियस लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो वो भी पूछी जा सकती है इसी ग्रुप चैट ग्रुप में। एंड अगर इफ समवन हैज सम एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेरिलाइजेशन जो आज से चैप्टर है उसमें हम वो भी लिख सकते हैं। Today we gonna finish the chapter और इजी चैप्टर है, आप लोगों को अभी तक कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा है आई होप, लेकिन दिस इज इजी के साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एज यू कैन सी के इन्फेक्शन कंट्रोल आजकल के ज़माने में कितना कितना ज़्यादा अहमियत रख रहा है सिंस वी आर फेसिंग दिस कोरोना वायरस सिचुएशन। और इस चीज़ में तो बल्कि और ज़्यादा है कि हम लोगों ने इसको और ज़्यादा करते हैं। So if all of you are going to perform what मैं इस लेक्चर में दे रहा हूँ तो ये आप लोगों की एक सक्सेस होगा। ऑल्दो बाकी आने वाले ईयर्स में आप लोगों को इसके बारे में वक्तन सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, लेकिन आपको इसके बारे में सारी एक बेसिक इन्फो हम इस चैप्टर से देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेरिलाइजेशन। अच्छा बेटा, स्टेरिलाइजेशन जो मैंने कल आपको एक उसका बेसिक डिफरेंस बताया था स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में, वो ये था कि स्टेरिलाइजेशन में हम लोग वी यूज द मींस व्हिच डिस्ट्रॉयज ऑल द लिविंग organisms, microorganisms, including their spores. So sterilization is the killing of all microorganisms, including the spores, bacterial spores. लेकिन डिसइंफेक्शन क्या चीज़ होती है? डिसइंफेक्शन बेटा वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ देते हैं जिससे उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स जो है वो भी रह जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्टेरिलाइजेशन जो है उसके जो स्टेप्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास कोई देखें कोई कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसे हमने किस तरह स्टेरिलाइज करना है। इसके ये जो स्टेजेस हमने आपको दिए हैं 8 स्टेजेस है। सो पहले होते हैं प्री सॉकिंग, देन क्लीनिंग, corrosion control and lubrication, packaging, sterilization, handling sterilized instruments, storage and distribution. So ये 8 steps हैं, ये 8 stages हैं। So प्री सॉकिंग क्या होता है बेटा? प्री सॉकिंग ये होता है कि इमर्जन So, pre-soaking क्या होता है? Pre-soaking होता है बेटा कि immersion of instrument, contaminated instrument in water for some time, ये सब pre-soaking बोलते हैं। एक्चुअली होता ये है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
उसके ऊपर समटाइम्स दे आर ब्लड रेमिनेंट्स रहते हैं, जिसमें ब्लड के जो स्टेन्स हैं वो भी रह जाते हैं, एंड ब्लड भी उस पर लगा होता है। तो उसको प्री सोकिंग का मतलब ये क्या होता है? प्री सोकिंग का मतलब ये होता है कि उसको जो ब्लड के जो स्टेन्स हैं वो रिमूव करने काबिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्री सोकिंग। प्री सोकिंग के बाद क्लीनिंग होती है उसकी, एंड एक corrosion कंट्रोल एंड लुब्रिकेशन होते हैं। लुब्रिकेशन फॉर वो दोज इंस्ट्रूमेंट जो कि रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जिससे आप स्केलिंग भी करते हैं, या फिर आप जो हैंड पीस है जिससे आप कैविटी बनाते हैं वो होता है। फिर देन यू पैक द इंस्ट्रूमेंट्स, उसका प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन के बाद आप उसे हैंडल करते, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट का हैंडल करते हो और स्टोरेज करते हो, देन यू डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके, so now next स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन सी एजेंट्स यूज होते हैं? सो जो फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकंड इज ड्राइंग, ड्राई हीट जिसमें फ्लेमिंग इंसिनरेशन हॉट एयर है, मॉइस्ट हीट जो कि मॉइस्ट हीट हमारे जो जो डेंटिस्ट्री में यूज होती है, दैट इज मॉइस्ट हीट, दैट इज पास्चुराइजेशन, बॉइलिंग स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर, एंड फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन। ये मेथड्स हैं, ये एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप स्टेरिलाइजेशन करते हो। फिजिकल एजेंट्स जो थे वो सात थे, केमिकल एजेंट्स थे, अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, डाइज हैं, हैलोजेंस, फिनोल्स, सर्फेक्टिव एजेंट्स, metallic salts and gases. Okay, there are four accepted methods of sterilization. First is steam under sterilization, that is autoclaving. Autoclaving जो है वो डेंटिस्ट्री में यूज होती है, जिसमें मैंने बताया था कि स्टीम प्रेशर के साथ जो होती है वो मॉइस्ट हीट या वेट हीट, जिसे हम स्टीम भी कहते हैं, तो वो यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में फॉर sterilization. And that machine जिसमें हम करते हैं उसे autoclave कहते हैं. Okay, autoclave is a machine जहाँ पे steam pressure sterilization का अमल हो रहा होता है. Okay, then comes the chemical vapor pressure sterilization. इस मशीन को chemical होते हैं, and dry heat sterilization, dry clave करते हैं, and ethylene oxide sterilization. So four methods जो accepted हैं और आपने देखने हैं. Autoclave. तो ऑटोक्लेविंग क्या चीज है? ऑटोक्लेविंग के बारे में ये चीजें आपको जान लो कि इट इज स्टेरिलाइजेशन विद स्टीम अंडर प्रेशर, एंड उसमें जो हम लोग टाइम यूज करते हैं 50 मिनट्स के लिए हम करते हैं. Time required is 50 minutes और pressure क्या होता है? Pressure होता है 15 milligrams of pressure होता है and 121 degree centigrade. This is an MCQ. ये पक्का MCQ है आपको, अक्सर और बेशतर ये MCQs आपके प्रॉफ में आता है. So इसके लिए फिगर्स आपको याद रखनी है कि टाइम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है. So 121 degree centigrade, 15 minutes and 15 libras pressure. Then comes advantages. Rapid and effective होता है ये, effective for sterilization, cloth, surgical packs and towel packs. Disadvantages क्या है इसके? ऐसी आइटम्स जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं वो स्टेरिलाइज नहीं हो सकती, ना की जाती हैं. दूसरा इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब कार्बन स्टील बल्ब्स यूज करते हैं, यूज करते हैं उनको ये क्रोड करती है, क्रोजन हो जाती है उनको. Chemical cleaving. Chemical cleaving is the sterilization by chemical vapor under pressure. It operates at 131 degrees centigrade and 120 degrees of pressure. They have a cycle time of half an hour time होता है.
ऑटोक्लेव में कितना टाइम होता है वो आपको बताया 15 मिनट्स, लेकिन जो केमिकल लेविंग है उसके अंदर जो टाइम साइकिल होता है वो हाफ एन आवर होता है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है कि कार्बन स्टील एंड अदर कार्बन सेंसिटिव बर्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइज आर स्टीलाइज्ड विदाउट rust and corrosion. Disadvantages: the item is sensitive to elevated temperature, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर यूज होता है दैट इज इवन हायर देन ऑटोक्लेविंग। केमिकल लेविंग में जो टेम्परेचर यूज होता है दैट इज हायर देन ऑटोक्लेविंग। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सेंसिटिव है टेम्परेचर से, वो डैमेज हो सकते हैं। Instrument must be very lightly packed. Towel and heavy clothing cannot be sterilized. Third one is dry heat sterilization. This is a conventional dry heat ovens. Mainly ये जो dry heat sterilization है ये होती है hospital settings में. This is achieved at a temperature of 160 degrees centigrade, even higher than the usual one. And then they have heated chambers that allow air to circulate by gravity flow, and 6 to 12 minutes is required for sterilization. So this advantages can be without careful calibration, no chances of sterilization failures. The most effective way to calibrate a sterilization cycle is by using external temperature gauge, जिसे हम बायोमीटर बोलते हैं, attached to the thermocouple wires. ये जो चीज़ है ये वही है। इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन ये भी बोलते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों के जो है ये इसके ये है कि जो it operates effectively at low temperature. Gas is extremely penetrative and can be used for sensitive equipment like handpieces can use it, and sterilization is verifiable. ठीक है, जो potentially and but इसके जो disadvantage है and mutagenic and carcinogenic है, and it requires aeration chamber, cycle time lasts hours, usually only by hospital based. बेटा कुछ क्वेश्चन अभी तक इस चीज के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा पूछना तो अवेलेबल अभी बोलो कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया क्या उसकी समझ आई है आपको। अगर कुछ नहीं समझ आया तो काइंडली आस्क एनी क्वेश्चन दैट इज रिगार्डिंग दिस व्हाटएवर आई टॉट यू। All right. बेटा स्टेजेस जो है आप लोगों की बुक में इस वजह से नहीं है क्योंकि उसमें एक जो है ना मेनली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये स्टेजेस जो मैंने आपको बताया ये आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके लिए नहीं है, ठीक है, कि आपने किस तरीके से इसको करनी होती है। क्योंकि स्टेलाइजेशन जो है ऐसे ही स्टेलाइजेशन नहीं हो जाती कि आपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा और स्टेलाइजर में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। पहले आपको उसको प्रॉपर स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और उसके बाद ये होगा। दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने आपको बताया। ओके,
ताहिरा कमर ने पूछा है कि स्टेजिंग बुक में नहीं है और एजेंट्स की में नहीं है क्या? ठीक है, ये मैंने आपको जो इसमें बताया कि दिस इज मेनली फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपका आगे भी टेस्ट होगा। ओके, ओके। स्टिलाइजेशन मॉनिटरिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? मैकेनिकल है, दैट इज मेजर टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हम लोगों ने अगर इसको चेक करना है, इसको मॉनिटर करना है तो किस तरह करेंगे? तो मैकेनिकल में मेथड्स में जब हम मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे और प्रेशर मेजर करेंगे। एंड देन केमिकल में हम चेंज इन कलर व्हेन फिजिकल पैरामीटर इज रीच्ड। बायोलॉजिकल में स्पोर टेस्ट होता है। स्पोर टेस्ट क्या होता है? दैट यूज बायोलॉजिकल स्पोर्स टू असेस द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस डायरेक्टली। ओके, ऑटोक्लेव। ऐसे ऑटोक्लेविंग में ये आपको स्पोर टाइप जो है ये मैं बताऊँ कि इसका जो टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर, ये किस पे वो किल करता है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको पहले बता दें, 56 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है इनको किल करता है। Sterilization monitoring has four components. First is sterilization indicator on the instrument bag stamped with the date is sterilized. Daily color change, process indicator strips. ठीक है, ये जो चेंज कलर है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने you will have to check the change color। जो जिस पैकिंग में आप रखेंगे वो अपना कलर चेंज करेगा। तो क्यों चेंज करेगा? क्योंकि वो चेंज उस टेम्परेचर पे करता है जब वो टेम्परेचर रीच करता है। तो वो टेम्परेचर इज इंडिकेशन के हाँ आपकी जो स्टेरिलाइजेशन है दैट इज डन, वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, okay. Storage and care of sterile instrument storage areas should be dust proof, dry, well ventilated। अच्छा, एक चीज ये है, it should be dry, it should be dry। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बेटा कि जो ड्राई है, अगर ये वेट होगा, अगर आप स्टोरेज ये वेट होगा तो जो नमी है या फिर ह्यूमिडिटी है दैट विल कॉज ओके द डस्ट प्रूफ। अच्छा, ड्राई होगा। अच्छा, जब ह्यूमिडिटी इसमें रेस करेगी तो जो पैकेजिंग है वो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड व्हेन पैकेजिंग इज डिस्ट्रॉयड तो उसके बाद उसका जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है दैट गोज वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाता है और उसके अंदर स्पोर्स जो है दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। So it should be dry, well ventilated, easily accessible for routine dental use. Sterile material should be stored at least 8 to 10 inches from the floor, at least 18 inches from the ceiling, and at least 2 inches from the outside wall. Items are not stored in any location where they can become wet. Now, पहले बता दूं कि wetness का क्या रोल है और humidity का क्या रोल है। Items should be positioned so that packaged items are not crushed, bent, crushed, or compressed, or punctured. Outside shipping containers and corrugated cartons should not be used as containers as storage areas. Ultraviolet chambers and formulations are now commonly used for the storage of instruments. Okay, disinfection of dental unit and environmental services, ये आपने ये चेक करने पहले मैं आपको बताया। Now we will come to disinfection। Disinfection क्या बेटा चीज़ है मेरे? It's always a two-step procedure। The initial step involves the vigorous scrubbing of surface to be disinfected and wiping them clean। पहले से scrub करते हो, scrub करने को wipe करते हो। The second step involves wetting the surface with the disinfectant and leaving it wet for time prescribed by the manufacturer। आप जो disinfectant है उसको फिर apply करते हो और उसे हम leave कर देते हैं for the time that is told by the manufacturer। Ideal disinfectant has following properties: broad spectrum of activity that acts rapidly, non-corrosive,
and environmental friendly होता है. It is free from volatile organic compounds and non-toxic and non-staining. High level disinfection, the process that inactivates vegetative bacteria, mycobacterium, fungi, and viruses, but not necessarily high numbers of bacteria spores. Intermediate level disinfection क्या होती है? Disinfection that inactivates vegetative bacteria, majority of fungi, bacteria, and majority of viruses. Okay, and then comes low level disinfection. This liquid liquid chemical germicide OSHA that has low level mosquito disinfection. Also, you have a label claim for potency against HIV and HPV. And एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे ये यूज होते हैं. Uh, uh, they are potentially they are available in the market. Okay. अभी तक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है और जो है ये आपको मैं थोड़ा सा इसको एक और ओके एक और चीज़ है जो कि हम थोड़ा सा क्विकली हम लोग कवर कर लेते हैं एंड दैट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है होती है हमारी. ओके इम्यूनाइजेशन फॉर डेंटल प्रोफेशनल्स. आप लोगों की जो सबसे पहली जो आपका जो प्रोटेक्शन है दैट्स इम्यूनाइजेशन फॉर डेंटल प्रोफेशनल्स. एंड इसका क्या मतलब है कि डेंटल प्रोफेशनल्स आर वेरी एट हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग infection through cross contamination in dental setting, and there is need to be every dental professional to get vaccinations done at time. ये सिर्फ और सिर्फ आप जो वैक्सीनेशन है ये सिर्फ डेंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. Okay, students. ओके स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और चीज़ है कि जब आपको बोला जाए कि आपने हैंड रेज करना है तो आपने हैंड रेज करना है. आपके चैट बॉक्स में सब लोग देख रहे होंगे. इसका मतलब इसका मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर यू आर अटेंटिव एंड यू आर गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर. अगर आप लोग इसका नहीं करोगे तो आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होगी. इट इज जस्ट टू सी कि आया आप लोग यहाँ बैठे होते हैं जब आप ऑनलाइन जब लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आया आप वाकई ऑनलाइन हैं या फिर आप ऑनलाइन हो के कहीं यूजर काम कर रहे हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को जब मेरा यहाँ पे हैंड रेज नहीं करना मेरे ख्याल से यू हैव डिफरेंट आई गेस हैंड रेज समथिंग ऑप्शन. देयर मस्ट बी सम अदर ऑप्शन. ओके So dental profession at a very high risk of acquiring infection through contamination. और ये जो वैक्सीनेशन है ये सिर्फ डेंटल प्रोफेशनल्स नहीं सिर्फ डेंटल प्रोफेशन ही नहीं करेंगे बल्कि जो डेंटल जो सेटअप है ये डेंटल क्लिनिक है उसमें आपके जो असिस्टेंट्स हैं आपका जो हाइजीनिस्ट हैं ये सब लोग ये करेंगे. क्योंकि समटाइम्स जब मैंने आपको क्या बोला है कि क्रॉस कंटेमिनेशन किस तरह हो सकती है. दैट कुड बी from patient to dentist,
from dentist to patient, from dentist to personal staff, and from personal staff to dentist as well. तो ये इस सब लोगों को इम्यूनाइज करना बहुत जरूरी होता है. ओके. Okay, HBV vaccination or hepatitis B की vaccination है, virus B है, it's viral infection. We must all get HBV vaccinations please, as we have the potential of occasional exposure to blood and other potential infection material. अच्छा, एक और चीज है, ये तो चीज है कि आप लोगों ने अपनी प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन करनी होती है. ओके. प्री जो exposure vaccination है, the HPV vaccination, there are 2 doses of IM with the intramuscular 4 weeks apart, and third dose should be administered 5 months after the second dose. Okay, and booster dose is not necessary. लेकिन post exposure क्या होता है? बेटा post exposure ये होता है कि when you get exposed to a B patient or B patient के बाद आप you get pricked by something that you have used in that patient. ठीक है, आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आया और उसको जब ट्रीटमेंट करते हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपने उस पेशेंट पर यूज किया था वो आपको प्रिक हो जाए. तो इस सूरत में हम लोगों को क्या करना होता है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी होती है, दैट इज 0.06 ml per kg IM, again intramuscular, as soon as possible after the exposure. A second dose of HBIG should be administered if HB vaccine series has not been started. Okay, so this is important. Other recommended vaccines हैं, that is influenza, MMR, measles, mumps and rubella, chicken pox के लगाने हैं, और अपने और TDAP, उसमें क्या क्या होता है, tetanus, diphtheria and pertussis. Hand hygiene, the use is very important. Hand hygiene में क्या करना है, alcohol based hand rub use करना होता है, use of soap solution, water followed by packing dry with single use of towels. Hand care आपने किस तरह करनी है, your hands में अगर आपको कुछ जख्म है, you must cover it with the bandage. Okay, hand must be well cared for because intact skin is the first line of defense against infection. तो ये आपके hands को care करना is very important. Lacerated, sharp or cracks can allow the entry of microorganisms. So ऐसी any चीज जो cut and open होता है, that need to be covered. अच्छा, एक चीज है that is shown in this picture. Never use a jewelry over your gloves. कभी भी आपने कोई चीज जो है जरूरी नहीं है. इनफैक्ट ये जो हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप लोगों ने जब यूज करना है, when you are using the gloves, take off all of your jewelry like rings, bangles, ये सारी चीजें आप उतारो, then जो ग्लव है वो यूज करो. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिंग है वो पेशेंट को कर सकती है, पेशेंट को इंजर कर सकती है, पेशेंट को इरिटेट कर सकती है. सेकेंडली, जब आपके जो लेटेस्ट ग्लव्स है जब वो आप पहनते हो तो रिंग जो है ना उसको टीयर अपार्ट कर सकती है. ठीक है, सो दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. जो भी रिंग है आपने ग्लव्स पहनने से पहले उतार देनी है और बैंगल. All hand and wrist jewelry should be removed prior to putting on gloves, as its presence compromises the fit नहीं आता, integrity of glove, and also promotes significant growth of skin or microorganisms. All fingernails should be cut short to prevent the glove tear and to allow through the cleaning of the hands. Wearing of protective personal clothing and equipment where aerosols are likely to be generated is an important way to reduce the risk of transmission of infectious agents.
barrier protection, like including gloves, mask, eyewear, gown, must be removed before leaving the area. Gloves क्या चीज gloves को भी मैंने आपको बता दिया था. Dental practitioners and clinical staff, sports staff must wear gloves whenever there is a risk of exposure to the blood, saliva, or other body secretions, or when hand will come in contact with the mucous membrane. ओके तो ये दिस इज आपके जो गम्स हैं उसकी और ओरल कैविटी है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन. तो आपने जब भी अपने आपको यू हैव टू इन कांटेक्ट विद दोस मेम्ब्रेन्स आपने ग्लव्स वेयर करने हैं. Wearing gloves does not replace the need of hand hygiene because hand may still become contaminated. Gloves must be removed and overgloves worn before touching any environmental surface without the barrier of before or before accessing clean areas. मैंने आपको कल भी ये बताया था कि आपने जब भी बैरियर को बैरियर आपने लगा दिया बैरियर के अलावा किसी भी सर्विस को टच करना है तो आपने ग्लव उतार चुके हैं. ठीक है बिकॉज जो ग्लव आप पहन चुके हैं और ये जो यूज कर चुके हैं अगर आपने किसी चीज की सर्विस को लगाया है तो दैट विल बिकम कंटेमिनेटेड. और उस चीज को रोकने के लिए पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा. इसीलिए ये कहते हैं कि जो चीज भी आपको पहले चीज चाहिए होती है वो पहले आप अपने उस पर रखेंगे. Mask. In the dental surgery environment, the most common causes of airborne aerosols वो चीजें होती हैं. Airborne aerosols जो है ना they are created by handpiece and जो आपकी जो स्केलिंग होता है स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट उससे होती है. ठीक है स्केलर से. Aerosols are high-speed air rotor handpiece, ultrasonic scalers and complex syringe. ये तीन चीजें हैं जो कि aerosols generate कर रही होती हैं. Aerosols produced may be contaminated with bacteria and fungi from the oral cavity, from saliva and dental biofilm, as well as from viruses from the patient blood. Because mask protects the mucous membranes of the nose and mouth, they must be worn everywhere when there is a potential of splashing, splatter, and spraying of blood, saliva, and body substances, and there is a probability of inhalation of the aerosols with the potential of transmission of airborne pathogens. So, आप लोगों के लिए ये this is a must at this time. पहले भी ये must था, अभी भी ये must है क्योंकि अब तो और ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हो गई है क्योंकि जो एरोसोल्स हैं एरोसोल्स दे आर पोटेंशियल कॉज ऑफ कोरोना वायरस. उन्होंने पहले बताया है कि कोरोना वायरस है. अभी आप अगर आप कभी पेशेंट करोगे तभी कभी पेशेंट करोगे थर्ड ईयर में स्टडी में जब भी कोई पेशेंट करोगे तो उसके लिए ग्लव्स एंड मास्क वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीज़न ये है कि कोरोना पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है जो कि एक्वायर करने की है दैट इज बाय एरोसोल प्रोडक्शन. The filtration abilities of mask begin to decline with the moisture on the inner and outer surface of the mask after approximately 40 minutes. ये तो मैंने लिखी है जैसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. Mask. Your mask must cover both nose, पहला बात है पहली चीज नोज को कवर करना होता है एंड माउथ को कवर करना होता है. हम लोगों की एक कॉमन प्रैक्टिस जो मैंने देखता हूँ कि लोग जो मास्क करते हैं ओनली फॉर द माउथ और नोज जो है वो ओपन छोड़ा होता है. हमारे डेंटिस्ट ने इसका रीज़न बिकॉज प्रॉपर जो है ना वो यूज ऑफ मास्क इज नॉट प्रेवलेंट in our dental setup. तो आप लोगों ने ये भी चीज़ का ख्याल रखना है कि जब स्पेशली इस एरिया में इस टाइम पे आप लोगों ने मास्क हो क्योंकि जो वायरस हैं दे कम कॉन्टैक्ट विद यू थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल विद नोज थ्रू नोज. तो आपने ये लास्ट करना है. You should cover both of your nose and mouth where possible to be folded out
fully to be covered to chin and upper neck. ओके और रिमूव अच्छा और दूसरी बात ये चीज़ है जब भी आपने इसको रिमूव करना है यू डू नॉट हैव टू टच द आउटर सरफेस ऑफ द मास्क मास्क को कभी भी आपने अगर हैंडल करना है तो आपकी स्ट्रिप से या लूप से या स्ट्रिंग से हैंडल करते हैं नॉट फ्रॉम द सरफेस क्योंकि सरफेस पे ही तो बैक्टीरिया पैदा हो वहाँ पे मास्क मस्ट नॉट बी worn loosely around the neck while the tender practitioner and dental staff member walks around the premises, but be removed its card as soon as the patient possible after use. आई प्रोटेक्शन बेटा आई प्रोटेक्शन के लिए आपने सिंस आई में भी वायरस जब सलाइवा या सॉरी ये जो एरोसोल्स हैं या स्प्लैटिंग है ये और स्प्लिंग ऑफ ब्लड एंड सलाइवा ये भी जा सकती हैं सो आई के लिए आई प्रोटेक्शन यूज करनी है आई वेयर होता है जो कि आमतौर पर यूज होता है और आई वेयर को हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं क्योंकि रेगुलर यूज में आ रहा होता है तो ये उसको हमेशा डिसइंफेक्ट करके ही पहनना होता है और जब एक पेशेंट हमने चेक कर लिया उस पर आप क्लियर कर लिया तो दूसरे पेशेंट के लिए यूज करने से पहले आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है dental practitioners and clinical support staff must wear protective eyewear where there is a protection for the penetrating injury and exposure to the aerosols, splitting, and spilling of blood, saliva, and body fluids. Protection from projectiles is really important during scaling, while using rotary instruments, when cutting wires, and when cleaning instruments or equipment. अच्छा एक और चीज़ है आप ये पिक्चर देख रहे हो जो मैंने अभी सब यहाँ पे लगाई है इसमें आप ये देख रहे हो कि जो आपको पेशेंट है उसने भी आई वेयर पहना हुआ है इसका क्या मतलब हुआ इससे क्योंकि पेशेंट का ही ये जो है ना सलाइवा होता है पेशेंट का ही ब्लड होता है उससे पेशेंट की तरफ फर्क नहीं पड़ता लेकिन बात यह है कि व्हेन यू आर यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट्स तो कोई भी ऐसी चीज जो कि शार्प इंस्ट्रूमेंट या पेनिट्रेटिंग हो वो आई में ना जाए this has happened once or twice in clinical setups कि आप यूज कर रहे हो और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आई को डैमेज कर गया तो इस वजह से आपने हर पेशेंट को ये प्रोटेक्टिव आई वेयर लाजमी पहनाना है दिस इज इम्पोर्टेंट all patients must be offered protective eyewear if patients refuse to wear the protective glasses the risk should be explained and refusal not noted in their dental books with regard to cleaning eyewear for patients may be either single use or can be used after cleaning with detergents and water प्रोटेक्टिव क्लोथिंग क्या होती है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और रीयूजेबल भी हो सकता है और डिस्पोजेबल एंड वाटरी laboratory coat and uniform should be worn while teaching patients when aerosols are likely to be generated or when aerosols and splatter are likely to be generated or and when contamination with blood and saliva is possible. Items of protective clothing must be changed as soon as possible when they become visibly spoiled or after repeated exposure to the contaminated aerosols. ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल आपको चेंज करनी होती है या फिर उसे डिस्कार्ड करनी होता है या फिर उसे स्टरलाइजेशन में भेजना होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्लोथिंग है ठीक है वो किस चीज़ से स्टरलाइज होगी ऑटोक्लेव से स्टरलाइज होगी तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो अगर आप अपने आप को भेजना है फुटवेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा एक और चीज़ याद रखिए कि आपके फुटवेयर जो हैं वो पूरी प्रॉपर कवर होने चाहिए आपके जो फीट है और दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि बात ये है कि बेटा जब आप यूज़ करें तो शार्प इंस्ट्रूमेंट में फॉल ऑन द ग्राउंड और जब पाँव पे गिरता है तो क्या होता है बेटा इंजरी होती है मेरे खुद कॉलेज लाइफ में एग्जांपल है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट दे फेल ऑन द ग्राउंड एंड इंजर्ड द फुट ऑफ द डॉक्टर्स so dental practitioners and clinical support staff should wear enclosed footwear that will protect them from injury or contact with sharp objects.
that is accidentally drop sharp or split chemical. एंटर प्रिपरेशन क्या होती है ये भी आप बेटाडीन प्रिपरेशन बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म. अच्छा, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे डेंटल प्रैक्टिस में और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज rinse. Rinsing of 0.2% oral hexity prior to treatment reduces the aerosol contacts with the oral cavity. जब भी आपने कोई चीज जब भी प्रोसीजर करना है तो उसे प्री रिंसिंग के तौर पे क्लोरहेक्सिलिन माउथ वॉश दिया जाता है before treatment that reduces aerosol contents in the oral cavity.
Okay, now a quick consideration and that chapter is in front of me. जो जो चीजें important है वो मैं आपको आपसे go through हो जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता. एयरबोर्न इन्फेक्शन क्या चीज़ें होती हैं और डस्ट बॉर्न और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी. एक दूसरे चैप्टर में जो इन्फेक्शन के बारे में था कि डस्ट बॉर्न में ऑर्गेनिज्म में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस है आपको आपके जिसे हम कहते हैं टेटनस है वो डस्ट बॉर्न होता है और टेटनस के लिए हम लोग एंटी टेटनस जो इन्फेक्शन अपने आप को कवर देते हैं वो उसके लिए लगाते हैं और उसके लिए इन्फेक्शन इस इन्फेक्शन के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन भी मौजूद है. एयरोसोल्स प्रोडक्शन मैंने आपको क्या पहले बताया था कि एयरोसोल प्रोडक्शन जो होती है किस तरह होती है कि हमारे पास जो एयरोसोल्स हैं दैट आर बेसिकली जो इनविजिबल दे आर इनविजिबल एंड दे आर लिक्विड फॉर्म और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एयर पे सस्पेंड रहते हैं. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एयरोसोल जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन से चीजों से होती है. फर्स्ट वन इज योर हैंडपीस, सेकंड इज योर एयर वाटर स्प्रे एंड थर्ड वन इज योर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग. ओरिजिन में इसके बारे में सारा कुछ लिखा गया है जो कि आपने पढ़ना है. ठीक है, जो हैंडपीस होता है उससे आप क्या करते हैं, उससे आप ये रोटरी जो इंस्ट्रूमेंट होता है और इससे आप क्या करते हो, उससे आप कैविटी बनाते हो. ठीक है, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स से आप स्केलिंग करते हो और वाटर स्प्रे जेट्स से आप ये करते हो. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन और मैंने आपको पहले बताया था कि प्री प्रोसीजर हैंड हाइजीन मयस क्या होता है कि ब्रशिंग एंड यूजिंग एंटीसेप्टिक माउथ वॉश या माउथ रिंस जो मैंने आपको पहले बताया दिस इज इम्पोर्टेंट. ये पहले करते हैं हम लोग ताकि जो पेशेंट है उसका जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाए. एंड देन इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें हम क्या कहते हैं रबर डैम यूज करते हैं जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि वो क्या चीज होती है. पहले बता दिया गया यूर यूनिट को और डेंटल चेयर को भी किस नाम ने क्या क्या कहा है कि दीज आर डिजाइन फॉर इजी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन. उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है. उसके जो हैंड पीसेस हैं उनको ऑटोक्लेव किया जाता है और डेंटल चेयर को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है. ओशा के बारे में जो मैंने पहले बताया था कि ओशा इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. ये इसका रोल क्या है कि ये इट
its role is to ensure safety and health of workers, जो कि जो हेल्थ वर्कर्स उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं ये लोग। स्टरलाइजेशन के बारे में आपको बता दिया कि there are four methods: moist heat, dry heat, chemical vapor and ethylene oxide। मॉइस्ट हीट के बारे में आपको बता दिया था कि हम लोग मॉइस्ट हीट को अंडर प्रेशर जो है वो लेते हैं। इट कॉजेस सेलुलर inactivation of essential cellular enzymes and proteins of mycobacteria। ड्राई हीट के बारे में बताया था रिएक्शन ऑफ ड्राई हीट इज ऑक्सीडेशन। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपको बोल दिए गए हैं। केमिकल वेपर स्टेरिलाइजर के बारे में बोला गया है कि इसमें कौन सी चीजें यूज होती हैं। बैरियर्स क्या चीज़ होती है? बैरियर्स में आपको बताया कि बैरियर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि जहाँ पे आपको टच करना होता है तो वहाँ पे एक टेप या बैरियर लगा दी जाती है जिससे सर्विस के दरमियान और आपके जो टच के दरमियान वो एक बैरियर आ जाता है। इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको बताया कि टेटनस इम्यूनाइजेशन आपने पुरानी डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, देन परट्यूसिस भी कहते हैं, मीजल्स, रूबेला, और इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल अटायर में क्या होता है? गाउन, यूनिफॉर्म एंड स्क्रबर and head covering, protection of uniform, outside wears, फेस मास्क। आपको मैंने पहले बता दी यूज ऑफ फेस मास्क किस तरह होता है। प्रोटेक्टिव आई वेयर क्या होता है? आपने खुद भी यूज करना है और ये भी बताया कि पेशेंट्स ने भी यूज करना है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताई थी। प्रोटेक्टिव ग्लासेस उसके लिए यूज हो रही हैं, और प्रोटेक्टिव ग्लासेस को किस तरह केयर करनी है, मैंने आपको डिसइंफेक्ट करना होता है, आपने उनको हैंड केयर किस तरह आपने करनी है अपनी। हैंड वॉशिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपने करना है, आपने ये खुद आपने करना है कि किस तरह करना होता है। Methods of hand washing hands: short scrub hand and short standard hand washing. Then surgical hand scrub. This is it.